सवाल के साथ फात शहबाज खान, सेनेट की करारदाद के बाद मुल्क में इलेक्शन के बर वक्त होने के सवाल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस और पैदा हो गए हैं। हाई कोर्ट में आजकल बड़ी रौनक इस वजह से भी है कि ट्रिब्यूनल में लोगों को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है और तकरीबन 95% लोगों को रिलीफ मिल रहा है। यहाँ हालात क्या हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्टों से भी आपको मिलवाते हैं, आपको हालात भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ठीक ठाक हो? सर्दी सुर्दी थोड़ा प्रोग्राम देख मुझे सर्दी लगने लग गई है। अभी क्या चल रहा है, इलेक्शन कोई करीब आते जा रहे हैं आप तो, इधर तो गर्मा गर्मी चल रही है हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। जहाँ तक अदालतों की बात है ना, अगर अदालतों को आप देखते हैं तो अदालतों में तो हमें लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाना है, मगर जो वैसे सूरत हाल हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होते नज़र आते हैं। और जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो अब जा चुके हैं और ये भी जो है वो गुमान कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी शायद जो हैं वो इस्तीफ़ा दे जाए। क्यों? मतलब ये इतना अच्छा जा रहे हैं वो, क्यों आप उनके पीछे पड़ गए? सर र्यूमर्स तो हैं। आप बहुत सारी आप जब देखें ना, कुछ दिनों के आप वाक़यात देखें, कुछ 15-20 दिन को अगर आप वाक़यात को आप अपने जहन में दोहराएं तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। बाज़ बड़े अहम इदारों की जानिब से कुछ प्रेस रिलीज़ें आई थी जिसमें बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। और अगर इलेक्शन से 10-15 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं तो फिर आपके सामने स्पेकुलेट कर रहे हैं आप। मेरा नहीं ख्याल है, ये स्पेकुलेशन है। मैं कोई ना पक्की बात नहीं है। चीफ साहब बड़े पक्के हैं, वो क्यों जाएंगे? भाई ना मेरे पास कोई इतला है, ना मेरे पास कोई अफवाह है कि मेरे कानों में आई है। सिर्फ ये स्पेकुलेशन है जो चीज़ें देख के हम और कोई रोड़ा ढूंढे। आपने गलत रोड़े को हाथ डाला है। नहीं, मैंने गलत रोड़े को हाथ डाला है, लेकिन ऐसा रोड़ा ढूंढे जो मैं भी कन्विंस हो जाऊं कि हाँ ये रोड़ा इलेक्शन की राह में अटकाया जा सकता है। देखिए एक चीज़ तो बड़ी अहम है, वो ये है कि मुल्क में जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो बहरहाल बहुत ज़्यादा। 13 में से ज़्यादा थे? नहीं, 8 में से ज़्यादा थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा और बड़ी आगे जाने। पहले देखो होता क्या था, पहले होता ये था कि आम जगहों पे जाते थे, हमले होते थे। अब आप ये देखो उन्होंने ख़ास टारगेट किए हुए हैं बड़े लोगों को, आपके सिक्योरिटी एजेंसीज को। और अगर खुदा न खासा इलेक्शन डे पे यह सब कुछ होता है। मैंने एक दफ़ा गुज़श्ता जब इलेक्शन हो रहा था 2018 का, तो मैंने शेख रशीद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने शेख रशीद से ये बात कही, उनसे ये सवाल पूछा कि आज आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, आप कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये मुमकिन नहीं है सर, ये नहीं हो सकता कि आपकी फ़ौज या आपकी पुलिस जो है वो 24 करोड़ लोगों को जो है वो साथ एक पुलिस वाला, एक रेंजर्स और एक आर्मी ऑफिसर जो है वो साथ तैनात कर दे। आपको जो है वो जिस किस्म के हालात में आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुल्क में, उस हालात में ये नहीं कहा जा सकता कि जी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ एजेंसीज करेंगी, अपनी पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन सर आप 24 करोड़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। थ्रेट ज़रूर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तान, आपका सर तजर्बा क्या कहता है? आपको पता है, आप लाहौर में सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और आपका वसी तजर्बा है। देखिए जी, और हम तो आपसे सीखते हैं, यकीन कीजिए। तो इसका क्या फिर आपका क्या, कितने इलेक्शन आपने खुद देखे, खुद उन्हें आपने रिपोर्ट किया, क्या आपका अब क्या तज्ज़िया? देखिए जी, मेरा ज़ाती ख्वाहिश ये इलेक्शन हो, कौम की ज़ाती ख्वाहिश इलेक्शन। हम ये चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, अच्छे इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन हो जिसे सब कबूल करें। अब एक खदशा ये भी है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, सपोज़ इलेक्शन हो जाते हैं और एक जमात नहीं मानती, 2013 में हुआ, हम देखते रहे कि 4 साल 3 साल वो कंटेनर्स पे एक जमात रही, PTI जमात जो है वो कंटेनर पे रही, नहीं मानते थे वो लोग। तो अगर इसके बाद यही सूरत हाल PTI के साथ होती है या नून लीग के साथ होती है, मुझे आप ये बताएं क्या ये इलेक्शन इस मुल्क के लिए अच्छे होंगे? पहले आप मुझे ये कह रहे क्रेडिबिलिटी इनकी मशकूक है। बिल्कुल, मेरा ये ज़ाती ख्याल ये था कि सबसे पहले आपको कंसेंसस पैदा करनी चाहिए थी सियासी जमातों में। सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान के खड़ी हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि कंसेंसस जो है वो 2-4 हफ्ते, फरवरी के मार्च में चले जाएं, अप्रैल में चले जाएं, सितंबर में आ जाएगा, कंसेंसस आ जाएगा? बिल्कुल। अगर आप कैसे आएगा? देखिए बात, सारी उम्र नहीं आया तो अब कैसे आएगा? देखिए बात यह है कि आपने उनको टेबल पे बिठाया ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत बिठाना था, रियासत को जो चाहिए थी, जो हमारी रियासत है उसको। सियासी पार्टियां क्यों नहीं बैठती? उनके मंशूर हैं आपस में लेके चलने के, आइन ना टूटे, आपस में इकट्ठे रहें और प्रिंसिपल स्टैंड जी बिल्कुल वो इकट्ठा हो। वो हर जगह रियासत को क्यों इंटरवीन करना पड़े? आपको जो प्रिंसिपल स्टैंड है उस पर तो कायम रहना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आपको जहां मुल्की मफाद नजर आए ना, वहां मुल्की मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे सियासतदान आज तक मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं हुए। और यही उनकी जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि अवाम में जो उनके मुतल्लिक एक नफरत पाई जाती है, उसकी वजह ये है हमेशा आपस में तफरीक है, हमेशा आपस में तकसीम रहे हैं। और कौमी मामलात पे जो है वो जिस तकसीम रहे, अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि IMF के प्रोग्राम के हवाले से जिस KPK गवर्नमेंट ने और पंजाब हुकूमत और इसका जो वाक़या हुआ था PTI गवर्नमेंट में, तो मुझे आज भी ये होता है कि उस वक्त ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उस चीज़ों को उस हाइप पे ले गए हैं कि आपके नज़दीक मुल्की मफाद पीछे रह गया है, सियासी वाबस्तगियाँ और सियासी मफादात जो हैं वो आगे आ गए हैं।
तो अब फिर हल क्या है जो सारे पूछते हैं हर इंटरव्यू के हर क्वेश्चन में? तीसरा सवाल हर एंकर का यही होता है, हल फिर बताइए। तो हल मेरा ख्याल फिर किसी के पास नहीं है, इतना हल पूछा जाता है। जनाब इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से ये सवाल होता है, उनके पास जो जवाब, मेरा भी वही जवाब। आप इंटेलेक्ट की प्योरीफाइड शेप हैं, उसकी वजह क्या भला? मैं अर्ज़ करता हूँ, आपका मुकदमा मुझे लड़ने दें। वो ये अर्ज़ है कि आप तो ग्रास रूट लेवल के हैं और आपने तो खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करनी है, तो आप तो अफवाहें शेयर ही नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से आपका बताया जाना ज़्यादा कह जरूरी रहा हूँ कि देखिए बात यह है कि हमारे पास भी हल मेरे पास नहीं है। हल आपके हम तजावीज़ दे सकते हैं जो हमारी अपनी नाकस। क्या तजावीज़ है? मेरी तो नाकस अकल यही है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन एक तो साफ शफाफ इलेक्शन, और दूसरी बात उससे पहले किसी हद तक इन सियासी जमातों को आपस में एक जगह ज़रूर बिठाना चाहिए। कुछ ना कुछ यार मुल्क की मफाद के लिए ना आप लोगों को ना इकट्ठे होकर कोई चीज़ें, एक लाइन ड्रा करनी। नहीं, ने जरदारी साहब को पैगाम भेजा था अदम एतमाद से पहले। जी बिल्कुल। और जरदारी साहब ने कहा तुम लेट हो गए हो। हाँ जी, तो वो तो देखें राब्ता तो हुआ था। जब ट्रेन गुजर जाए तो फिर ट्रेन निकल जाए तो फिर जनाब आप सब लेट थे। हाँ, वो लेट हो गए थे। उनको चाहिए था जब आप उस वक्त अर्तगुल गाजी बन के ना तलवार निकाल के कहते मैं सबके उतार दूंगा, तो जनाब वो जब वो उतारे ना जा सके आपसे, उसके बाद आप ट्रेन के पीछे भागें कि अब ट्रेन में मुझे भी। आपका क्या जर्नलिस्टिकली तजर्बा कहता है कि क्या गलतियाँ की होंगी उन्होंने, या क्या गलतियाँ उनसे हुई होंगी, या ये शायद इसी तरह ही होना था? देखिए जी, ये इसी तरह ही होना था, मैं तो ये समझता हूँ। उसकी वजह ये है, आप होनी पे बिलीव रखते हैं। बगैर तैयारी के आए थे, उनको कुछ नहीं पता था कि हमने क्या करना। और सबसे बड़ी बात सबसे एक बहुत बड़ी गलती जो मेरी ज़ाती दानिश में देखें, हो सकता है शायद वो गलत भी हो, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि को सियासी इंतहा पे नहीं, उन्होंने सियासी इंतहा पसंद नहीं दिखाई है, वो नहीं दिखानी चाहिए थी। उन्हें एक बिल्कुल जो है ना एक मोतदिल रवैया इख्तियार करना चाहिए था। मेरा ख्याल ये मसाइल इतने ज़्यादा ना जाते आगे, लेकिन चूंकि उन्होंने इंतहा पर ले गई बातों को, एक सियासी इंतहा अब भी सियासी इंतहा पसंदी है। अभी भी वही हाल है। किसकी तरफ से भला? उसके हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर है। ये रिएक्शन अब समझते हैं कि जो किंग्स पार्टी है होने वाली, जिसके बारे में गुमान किया जा रहा है कि शायद इक़्तिदार उनको सौंप दिया जाए। हमेशा हर दौर में किंग्स पार्टी ही होती है हजूर, ये ना कहें। लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब के आने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ा? देखिए जी, बुनियादी तौर पे मेरा तो ज़ाती तौर से एक बतौर तालिब इल्म के ये एक आइडिया है, बहरहाल एक ख्याल है कि की टक्कर का अगर पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है, सपोज सियासतदान की मैं बात करूँ, तो वो नवाज शरीफ ही है। उसके टक्कर का और कोई बंदा नहीं है। हम सबको ये उम्मीद थी कि नवाज शरीफ वापस आएगा तो शायद उनके आने से कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, लेकिन वो जो हवा चल रही है वो बहरहाल वो जो अब अवामी सतह पे जिस मकबूलियत की महराज पर हैं, मैं ख्याल भट्टो के बाद शायद वही इतने मकबूल हुए होंगे जितने के आज गली कूचों में चले जाएं, मोहल्लों में चले जाएं, बुज़ुर्गों में चले जाएं। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं उस दिन हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, हमारी एक बुज़ुर्ग खातून है, तो मैं उनसे हंस रहा था। मैंने कहा यार मैं तो नौजवानों पे तनकीद करता हूँ कि यार आप लोग इश्क में पागल हो, या तो साड़ी माई मुझे इश्क पागल हुई है। वो बहरहाल वो अम्मा है हमारी, बुज़ुर्ग है, तो वो हंस रही थी, कहते पुत्र वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेल कायम किया गया था और एक ऐसा इस मुल्क में प्रोपेगेंडा किया गया कि आज हमें का हर मुखालिफ चोर नज़र आता है। इवन कि आप एक तनकीदी जुमला लिख दें सोशल मीडिया पर, आप कोई एक प्रोग्राम कर लेते हैं और आपने किए भी हैं और आपको उसका जवाब आए भी हैं लोगों की तरफ से, आपने खुद भी देखा हुआ है, इसको फेस किया हुआ है। तो बात यह है कि अगर हम लोग इन सियासी इंतहाओं पर ना जाते और एक मोतदिल रवैया इख्तियार करते तो आज शायद। कैसा होना चाहिए सियासतदान को? मेरा ख्याल है सियासतदान को एक तो बुर्दबान होना चाहिए, सबसे पहली बात, उसको डाइजेस्ट करे वो चीज़ों को। उसके साथ अगर कोई ज़्यादती होगी, जुल्म हो गया, मैं नवाज शरीफ का लाख मुखालिफ होऊंगा, मैं खुद मुखालिफ हूँ उसकी बहुत सारी बातों का, मैं खुद कहता हूँ कि शायद वो ठीक मामला से, लेकिन आप ये देखें कारगिल में जो हुआ, आज तक नवाज शरीफ अपने सीने में रख के बैठे। अगर यहाँ होता यकीन मानिए उसने कंटेनर पर उठ के कारगिल की सारी कहानी बयान कर देनी कि क्या हुआ। सबसे पहले आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है। आप चूँकि देखिए जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, अब साइफर वाला मामला नहीं होना चाहिए था, आपको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था, आपने पब्लिक में ले आए, आपने जो भी किया। बहरहाल पहले आपने कहा नाम नहीं बताना, फिर आपने खुद टीवी इंटरव्यू में ओहो अमेरिका कह के खामोशी, हालांकि वो तो बच्चे को भी पता है कि आपने जानबूझ के नाम लिया है, ओहो नहीं होना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, स्लिप ऑफ टंग नहीं, वो तो नज़र आ रहा था कि आपने जानबूझ के अमेरिका का नाम लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सौदा है। आप बड़े आराम से वो सौदा बेच सकते हैं, तो उन्होंने वो सौदा बेचा। रात कौन आए हैं, क्यों है इधर, क्या सारे ही आ रहे हैं आज जोक दर जोक? जी जोक दर जोक आ रहे हैं, बिल्कुल लोग आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट से तो रिलीफ मिल रहा है 90%, बिल्कुल मिल रहा है, 95% रिलीफ मिल रहा है। और आरोज ने बाज़ जगहों पे ज्यादतियां की हैं, आरोज ने बिला सोचे समझे लोगों का क्या हुआ पूछे जरा। आए आबिद भाई मेरे साथ हैं जी, ये बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, इनको शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आप IB में हैं। यही कहा था? नहीं, उनसे मुलाकात जब हुई तो क्योंकि मैं अक्सर
कोर्ट स्पीड करता हूँ, तो हर अदालत में उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे देखते रहते थे, तो कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। तो एक दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने सब कोर्ट रिपोर्टर को ख़ुसूसी तौर पर बुलाया, तो जब वहाँ मुलाकात हुई तो वो हंसे मुझे देख के। तो फिर जब जाके वो अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने वहाँ से कहा कि यार मैं तो मौलाना साहब आपको कोई एजेंसी का आदमी समझता रहा। अच्छा, तो जर्नलिस्ट हैं। आप यकीन कीजिए, उस दिन से हम खुद डर रहे हैं इनसे। नहीं यकीन कीजिए कि सर को मैं जब मिला तो मैं बड़ा अरसा यही समझता रहा कि सर आईबी के लिए काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ काम करते थे, हम यही समझते थे कि जनाब आईबी के लिए काम करें। हम तो अब भी डरते हैं इनसे कि पता नहीं किसके लिए काम कर। ऐसे ही है, ऐसे ही। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसे हैं सरदार साहब? जी अल्लाह का शुक्र। क्यों आपको क्यों आज आना पड़ा? आबिद भाई भी आपको कवर कर रहे हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं, क्या हो गया? जो सारी दुनिया इधर फिर रही है ना जी, ये मेरे ख्याल के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ की ट्रेनिंग नहीं की। अगर वो प्रॉपर आरओज़ की ट्रेनिंग करते ना जी, तो इतने हाई कोर्ट पे या ट्रिब्यूनल पे इतना लोड ना पड़ता। सरदार साहब क्या हुआ, क्या बताइए? मुख्तलिफ मतलब जगह पे उन्होंने मतलब असल में तो ये चाहिए ना जी कि जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं, अगर कोई लाइबिलिटीज़ छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो लोग लाइबिलिटीज़ मतलब जो हैं हमारा एफबीआर का मामला, एफबीआर हमारा आम जो हम देहातों के लोग हैं, हम एफबीआर को प्रॉपर तौर पर नहीं समझते ज़ाती तौर पर, और वो तो हम वकीलों के थ्रू ही अपनी फाइलिंग करवाते हैं ना जी। तो ज़्यादा तो इधर जो मामला चल रहे हैं वो एफबीआर के लाइबिलिटीज़ के हैं, और उन्होंने आरओज़ को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती, एक तो हमारी 100% रिकवरी भी हो जाती, और दूसरा जो है इधर कोर्ट पे इतना लोड ना पड़ता मेरे ख्याल में। तो आपके साथ एग्जैक्ट कहाँ से आपको नॉकआउट किया गया? मुझे तो जी थोड़ा सा वो एफबीआर की थोड़ा सा मामला था, और एफबीआर ने कितने के ना दहिंदा उन्होंने डिक्लेयर किया था? 70,000 पानी का बिल था, क्या था? 70,000 का किस चीज़ का था? एफबीआर का 70,000 का, और वो पिछला था, वो रिमेनिंग वो चल रही थी मेरे ऊपर। और उसके बाद मैं हर साल टैक्सेस भी जमा करवा रहा हूँ, प्रॉपर फाइलिंग भी कर रहा हूँ, और लेकिन मतलब उनका जो सिस्टम है वो 5 साल बाद अपडेट होता है। तो वो 70,000 फिर पे कर दिया आपने? 70,000 रुपये मैंने पे कर दिया। अब अगर ये आरओ मुझे पहले ही उधर ही बता देते कि आपके ज़ुम्मे 70,000 रुपये है, तो मैं उधर ही पे करता, तो हमें इधर आना नहीं पड़ता। और फौरी तौर पे आप ऑनलाइन ही पे कर देते और वो मामला ख़त्म हो जाता। जी ऐसा ही था आपको उधर बताया ही नहीं क्या? जी, उधर मुझे बताया ही नहीं गया, बल्कि मुझसे मेरे साथ तो ये ज्यादती हुई कि 27 को मुझे उन्होंने बुलवाया, और आरओ ने मुझे कहा कि आपके कागजात ठीक हैं, और 30 को उन्होंने एक वो जो प्यार का लेटर वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। लव लेटर दे दिया? लेटर मुझे दे दिया इस उम्र में? बस इस उम्र दे दिया, तो फिर हम हाई कोर्ट में। हालांकि आप जवान आदमी हैं। आबिद भाई ये देखें, इसी तरह के आपको कितने केसेस देखने को मिले? इसको 2 मोटरसाइकिल शो न करने पे निकाल दिया गया, उनको कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। किसी का पानी का बिल जमा न होने पे जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो आरओज़ की सरदार साहब ने बात बिल्कुल ठीक है कि आरओज़ की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अगर ये जुडिशरी से होते तो फिर वो ऑलरेडी पहले ही चीज़ें, उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है, तो शायद इस तरह के मामला ना होते। मैं ये चौथा मेरा ख्याल है मेरा इलेक्शन जो मैं कवर कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मुझे आज तक कभी ट्राइब्यूनल्स में लोग आते हुए नज़र नहीं आए इस इलेक्शन में जिस तरह आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि वो पहले सारे जुडिशरी से होते थे लोग, जितने आरओज़ होते थे। इस दफ़ा जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से उठाए हैं, और ब्यूरोक्रेसी का आपको पहले ही पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है वो कितनी दुनिया में जो है वो एक अपना नाम रखती है अपनी कारकर्दगी की वजह से। तो ये हमें नज़र आ रहा है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अदालतों में रुल रहे हैं आके। भाईजान आपको भी इधर कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान आजकल तो यही फिर कवर कर रहे हैं? जी आजकल तो यही सिर्फ सुबह से शाम से, और दफ्तर भी यही पूछता है कि किसके कागजात रिजेक्ट हुए हैं, किसके नहीं हुए, क्या बना क्या ना। रिटर्निंग ऑफिसरान के, और रिटर्निंग ऑफिसरान ने हमें यहाँ डाल दिया। वैसे ये आबिद भाई की बात बड़ी ठीक थी, अगर जुडिशरी से होते ना तो ये छोटे छोटे मैटर जो थे ना वो बड़े इजीली वहीं सॉल्व हो जाने थे। ट्रेनिंग है ना उनकी? हाँ, एक तो कानून का उनको पता था, इनको अक्सरियत को जो है वो कानून का नहीं पता कि किस पे क्या कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। आबिद भाई जर्नलिस्ट को किस तरह का होना चाहिए? क्या उसमें तो सुरखाब का पर लगा हो या किसी और परिंदे का कर लें, क्या होना चाहिए उसमें? नहीं, सहाफ़ी को किस तरह का होना चाहिए, ये किस तनाजुर में आपने पूछा, ताकि उस तनाजुर में ही आपको जवाब मिले। मतलब उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी को वो मेंटेन करने के लिए क्या असलूब अपनाए, क्या करे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखें ना, जब आप एक ड्राइविंग सीखने जाते हैं, जब आप एक वेल्डिंग का काम सीखने जाते हैं, तो आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ जनाब अब अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं वो क्या पढ़ा रही हैं वो आपके सामने ही है। बच्चा जब मैथ्स कॉम करके बाहर निकलता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैंने कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, उसे ये नहीं पता होता कि मैंने अल्फाज क्या। और इवन के बड़ी अफसोसनाक बात ये
कि बहुत सारे लोगों की इमला तक इतनी गलत होती है, मैथ्स काम करके आए बंदा और उसको उर्दू ना लिखनी आए। तो ये है कि आपको एक तो अपना मयार तालीम बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा के बाहर भेजना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो बंदा अगर आता है तो वो मिशन समझ के आता है, तभी वो साफ़ी बन सकता है। अगर मैं आता हूँ यहाँ नौकरी के लिए तो जरा मैं साफ़ी नहीं बन सकना, क्योंकि यहाँ आपको फाके भी करने हैं, यहाँ आपको मारें भी खानी। आप संडे को भी इधर ही थे? संडे को भी थे। देखें, आपको मारें भी खानी, आपको फाके भी करने, आपको तनख्वाहें भी लेट होनी है, आपको जो है वो धूप और सर्दी भी बर्दाश्त करनी है, आपको हंगामे भी बर्दाश्त करने हैं, शेलिंग भी आपको खानी है, आपको गोलियाँ भी खानी है। तो सर अगर आपकी शेलिंग का तजर्बा रहा जी बड़ा बेशुमार हर इलेक्शन से पहले भी और बाद भी? सर वो जो हमें शेलिंग का तजर्बा जो 2007 की तहरीक में हुआ, क्या बात, वाह वाह इंकलाब वाली तहरीक, सर वो क्या मैं मेगा फिल्म वही थी सर, वो क्या बात है। वो उसमें तो हमने जो है ना, वो हमें आज भी याद है कि पता नहीं हम वतन बच कैसे गए थे उस दिन, वरना जब वो तहरीक का जिस दिन नवाज शरीफ साहब निकले थे और वो फिर बहाल हो गए थे, उस दिन के बाद हम कई रोज़ तक बीमार घर में उल्टे पड़े रहते थे उस शेलिंग की वजह से। तो बात यह है कि जिस बंदे में पैशन नहीं है ना सर, और दूसरा उसमें सच्चाई की जो है वो नहीं है कि वो सच्चाई को ढूंढे, तो उसको साफ़ी नहीं बनना चाहिए भाई। अगर आपने सफ़े काले करने हैं या अगर आपने सिर्फ टी पर आके बोल के निकल जाना है कि मैं यार टी पे नज़र आ रहा हूँ और तो सच की खोज करे कैसे बंदा? एक सच आपका, एक मेरा, इसमें अब कैसे डिफरेंशिएट समझाने के लिए जो बच्चे तालिब इल्म है? देखिए, जो सच जिसको आप सच समझते हैं वो ये नहीं है कि वो सच जनाब मैं समझता हूँ या वो आप समझते हैं। सच यूनिवर्सल होता है सर, आपको पता है जो चीज़ ठीक है, जो सच आपको नज़र आ रहा होता है। ये नहीं कह सकते आपके मेरा सच अलग है, आपका सच अलग है। वो दो फरीकों में होता है, दो फरीकैन में होता है, वो इम्पार्शल लोगों में नहीं होता, वो साफ़ियों में नहीं होता। कि आपका अगर एक बंदा एक जगह पे एक बंदा कत्ल हुआ है, सपोज मैं सहाफ़त करने में, मैं साफ़ियों में वहाँ रिपोर्ट करने गया तो मैं 5 बंदे नहीं लिखूंगा, मेरा सच यही है कि वो एक ही बंदा कत्ल हुआ है। तो बात ये है कि सच तो सच है, उसके लिए किसी फ़रीक का होना ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें फ़रीक हों और कहें कि जी मैं फ़रीक हूँ और मैंने ये अपना सच बयान करना है। तो जनाब आप सच कवरेज के दौरान कोई दिलचस्प तरीन वाक़यात जो आपको याद हों और जो बिल्कुल आप एक लेक्चर देते भी बच्चों को बता सकें कि ये बड़े मुनफरद वाक़यात नहीं कई दफ़ा हो जाते, या कोई ऐसी खबर बंदा के हाथ लगती है जो स्कूप का दर्जा रखती है और पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा देती है, कुछ ऐसा कोई आप जो शेयर कर सकें? वैसे बेशुमार केसेस, लेकिन एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा की वफ़ात का, वो ख़बर मेरे हाथे आई और वो मैंने फिर ब्रेक की बाद में, तो बहरहाल वो बड़ी वो बताना बड़ी सेंसिटिव खबर थी। इकरारुल हसन साहब लाहौर आए ज़ैनब कत्ल केस का, जब मुजरिम को जिस दिन फांसी होनी थी तो इकरार भाई हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आबिद भाई मैं आपकी ख़बर टीवी पर देख के ना मुझे ना एक दफ़ा मेरा दिल ना धड़क रहा था। कहते हैं मैंने कहा कि मेरे सामने अगर मोहतरमा की डेड बॉडी पड़ी होती और मैं अपनी आंखों से भी देख रहा होता, मैं फिर भी ये ख़बर न चलाता। मतलब इतना मुझे उसमें वो था कि यार ये कोई खुदा न खासा 19-20 हो जाए। तो मैंने कहा यार वो मतलब ये क्या ऐसी है, वो मुझे सुन के उनकी बात ना, नहीं आपकी तस्दीक फिर आपने बड़ा फिल्टर करके उसे चलाया, वो तो डेफिनेटली काउंटर चेक किया सारा, जारी बात है। कम से कम 8-9-10 जगहों से मैंने उनकी फैमिली से, उनके जूनियर से, उनके जिसको हम कहते हैं क्लर्क से, पता नहीं किसके, यानी 8-10 बंदों ने जब उसे कंफर्म किया तब मैंने उसको जो है ना आगे लेके वो खबर ब्रेक की। अदरवाइज तो हिम्मत हमारी भी नहीं थी। वो बहुत बड़ी खातून थी, बहुत बड़ी ऐसा वाक़या जो खबर बाउंस होने का हो, कोई चलाया, इसमें बताने में कोई मजायका नहीं है, ना कोई हर्ज है, नहीं कोई हर्ज नहीं है। आप बढ़ के बड़ा दिल करना चाहिए इस पे। एक खबर जो है वो इस तरह हुआ कि एक हमारे जज हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, बाउंस तो नहीं कह सकते, बाद में उसको तब्दील कर दिया गया। हाकिम जरदारी साहब की खबर थी, उनके खिलाफ नायब रेफरेंस ओपन होने की। हम जनाब को 18, 20, 22, 25 साफ़ी कोर्ट में खड़े हैं, हमने बाहर निकल के खबर दे दी, हमारे सामने हुई। क्या खबर थी कि उनका नैब रेफरेंस ओपन हो जाएगा? ओपन करने का हुक्म था, ठीक है, क्योंकि वो शरीक मुलजिम थे और जो जिस केस में वो शरीक मुलजिम थे उसको खोलने का हुक्म दे दिया। तो वो जनाब बाहर निकले, हमने खबर दे दी, ठा फट्टे बज गए, बड़ा कुछ हो गया जनाब। शाम को वो पहली दफ़ा हमने देखा, तो उससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि हाई कोर्ट ने। उन दिनों किस चैनल में थे आप? मैं एयरवाई में था। एयरवाई में थे। तो ये हुआ कि हम रात को अचानक शाम 4 बजे प्रेस रिलीज़ आती है और वो ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, उससे पहले कभी ये रवायत नहीं थी हाई कोर्ट में ऑर्डर नहीं भेजते थे। तो वो प्रेस रिलीज़ आई, ऑर्डर आया, तो उसमें से वो जो रेफरेंस खोलने का जो मामला था वो ही खा लिया गया था, वो था ही नहीं उसमें। हालांकि जज ने हुक्म दिया हुआ था। हम 18-20 बंदे अंदर मौजूद थे। इसी तरह ये बाउंस तो नहीं हुई है, तो फिर हाँ, मतलब मैं सिस्टम खा गया। मैं यही कहता हूँ ना कि ऐसे अब वो हमारे एयरवाई ने आपके साथ क्या सलूक किया होगा? कुछ भी नहीं, उनको देखें, उन्हें पता था, उन्हें पता है कि हम देखें जाके, हम किसी से पूछ तो नहीं सकते ना, जो जज से तो नहीं पूछ सकते कि भाई आपने ये ऑर्डर। जज साथ चले गए, रिटायर्ड हो गए? रिटायर हो। अच्छा, हमारे एक और मरहूम जज अल्लाह बख्शा वो फोत हो गए,
तो वो इस तरह हुआ कि शेरी रहमान की एक करारदाद थी, मुझे अब याद नहीं किस इशू पे थी, लेकिन कोई करारदाद उन्होंने कौमी असम्बली में पेश की थी। अच्छा, उस पर वो साहब ने बाकायदा कहा कि जी मैं उसको रोक रहा हूँ, और रोकने के बाद उन्होंने कहा जी मैं फिर इसको बाद में देखूंगा, अभी उस पर अमल दरामद कोई नहीं होगा, करारदाद आगे नहीं जाएगी। हम बाहर निकले, हमने फट्टे चला दिए, हमारे सामने वो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ खड़े हैं यही इस बोर्ड के पास, मोहतरमा आसमा जंगीर मरहुमा जो हैं वो कहीं से आई, तो उन्होंने आके कहा कि कौमी असम्बली के मामले में किस तरह बोल सकते हैं, किस तरह वो स्टे कर सकता है। हमने कहा जी बस अब ये कर दिया। उन्होंने कहते हैं सुबह से चैनल मेरी जान खा गए हैं। अच्छा, बहरहाल वो कोर्ट का एक बंदा यहाँ मौजूद था, उसने आसमा जहांगीर साहबा की गुफ्तगू हमारी गुफ्तगू सुनी, चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, उन्होंने कहा आपको किसने कहा ये आर्डर हो गया है? हम अब उसका मुंह देखे जाएँ कि हम तुम्हें किस तरह कहें कि यार ये आर्डर हमने अपनी कानों सुना है। कहते हैं नहीं, जैसा हमने तो उन्होंने कहा इधर रखो मैं बाद में देखूंगा, आपने उसको स्टे चला दिया। अच्छा, हम अब उसका मुंह देखी जाए, मुंह देखी जाए, मुंह देखी जाए, आपने बहरहाल। अच्छा, कमाल की बात, और आगे सुने, अगले दिन उस जज साहब ने रिटायर भी हो जाना था, अगले दिन उस साहब ने रिटायर भी हो जाना था, चीफ जस्टिस थे अपने, तो अगले दिन उन्होंने रिटायर होना था। तो हम जब उनसे आखिरी मुलाकात के लिए कोर्ट रिपोर्टर्स के तौर पे अगले दिन गए, तो उन्होंने बड़ा गिला भी किया, ओ यार मुंडियो तुसी क्यों, वो भी पंजाबी के बड़े शौकीन थे, अल्लाह बख्शे उनको, और मुंडियो है कि तुसी चलाए थे सर, तुसी जो किया। और बंदा किसी वक्त बंदा वैसे ही ना कोर्ट की प्रोसीडिंग ओवर लोग कर जाता है, ये नहीं होता कि तुसी हर लफ्ज़ मेरे मुँह से निकला चला दिया करो, और बारह चलो अब मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे, मतलब साफ़ियों के बेशुमार वाक़यात हैं। रियाज शाकिर मरहूम हमारे बड़े कमाल के साफ़ी होते थे, और कुछ वाक़यात ऐसे भी है जो आपसे चला ना सके, वरना वो भी मैं आपको फिर किसी वक्त सुनाऊँगा। खैर है, रियाज साहब की कोई बात शेयर करें। रियाज साहब बहुत कमाल के कार्टूनिस्ट थे, बहुत कमाल के कार्टूनिस्ट थे। वो सुनाते हैं, उस वक्त मैं तो यहाँ नहीं था, वो कहते हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी का केस लगा हुआ था यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि जी हमने एक कार्टून बनाया और कुछ काबिल एतराज़ कार्टून था, वो कार्टून बना के उन्होंने आसिफ जरदारी को दे दिया। अब वो जरदारी साहब देखे जा रहे हैं, सामने जज प्रोसीडिंग कर रहा है, जरदारी साहब मुस्कुरा रहे हैं, और मोहतरमा जरदारी साहब को देख के कह रही कि इसमें क्या है। अब वो मोहतरमा को नहीं दिखा सकते थे वो कार्टून, वो मोहतरमा को कहते, मोहतरमा कहती जरदारी साहब क्या है, वो कहते बीबी छोड़ो कुछ भी नहीं है, वो कहते क्या, कहते बीबी छोड़ो कुछ भी नहीं है। कहते आखिर उसने लिया, उठा के उसको तय किया और जेब में डाल लिया। उन्होंने कहा बीबी कुछ भी नहीं है, बच्चे मेरा मजाक ऐसी मजाक दिखा सी वापस। वो मतलब ऐसी बेशुमार चीज़ें, बेशुमार। उन्होंने एक कार्टून लिख के एक बना के एक जज की फाइल में रख दिया, केस की फाइल में रख दिया, वो जज साहब के पास चला गया, और जुडिशरी की उस कार्टून में उन्होंने खासा तमस्खर उड़ाया हुआ था। वो जज साहब, उन्होंने कहा ये किस तरह हो गया है। बहरहाल बेचारे सबकी दौड़ी लगी रही कि ये किसने किया। सबको पता था रियाज शाकिर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी नाम लेने की, क्योंकि भाई थे वो सबके, बड़े हमारे बुजुर्ग थे और बड़े कमाल के सीजन जर्नलिस्ट थे। अल्लाह गरी की रहमत करे, वो अभी हालिया कोई 2-3 साल पहले दुनिया से जो है वो रुखसत हुए हैं। तो बेशुमार वाक़यात जी, यहाँ तो इतने वाक़यात हैं, अब तो शायद उम्र ज़्यादा हो गई है तो चीज़ें याद नहीं रही, वरना तो बेशुमार याद। तो ये धमकी नहीं कभी आई आप तक? धमकियाँ देखिए, चूँकि ऐसा हमारा उस तरह का काम नहीं है, हम विद इन द फील्ड तो धमकियाँ आती हैं, उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आती। आपने किसी के खिलाफ खबर चलाई, डेफिनेटली। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त सिटी 42 में काम करता था। एक MPA साहब की, अब तो खैर चूँकि MPA के डिस्क्वालिफिकेशन को इतना बड़ा मैटर नहीं है, उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने जनाब वो एक डिस्क्वालिफिकेशन की खबर मेरे पास आई, मैं रात को 7-8 बजे अकेले ही था वहाँ, वो डिस्क्वालीफाई हुआ, मैंने चला दी। अच्छा, मैंने चला दी तो वो फिर खासे सीख पा हुए, और उनके बंदों ने फिर मुझे खासा जो है वो परेशान करते रहे और मुझे धमकियाँ देते रहे। अब मैं भी, एक पिशावरी खून है, मैं और बढ़ गया, मैं कह जाओ उनके मन गोली मार दे, मैं नहीं रुक लाई। मतलब वो एक है, तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे हम ये कहते हैं कि हम चुके। तो आपके साबिक इदारा जो है, उनके CM साहब हैं इस वक्त, मोहसिन साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, आपने काम भी उनके साथ किया? जी बिल्कुल। तो और बॉस भी काम देखा उन्हें? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा बॉस, और बड़ा यानी अपने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वज़ीर आला ज़्यादा अच्छे हैं? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फंसा दिया मैंने आपको। दोनों ही अच्छे हैं भाई। अब इसका क्या जवाब देंगे? इसकी वजह है कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नॉक आउट हो गया। और वो जो बतौर वज़ीर आला काम करें, वो तो जो हालांकि वो केयर टेकर हैं, वो तो मेरा ख्याल है वो जो हमारा परमानेंट वज़ीर आला है वो भी नहीं करता। वो जिस तेज़ी से काम करे, वो शहबाज स्पीड तो कहीं पीछे, हमें लगता है माजी का हिस्सा लगती है। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके मुंह पे बैठ के कह दिया कि आप मोहसिन स्पीड में जी रहे हैं। जी, मोहसिन स्पीड में जी रहे। अब ये नया एक दौर आ गया जी मोहसिन स्पीड का, अब तो शहबाज स्पीड तो ख़त्म हो गई, कहीं माजी में रह गई। तो वैसे ज़ाती अब क्या ख्याल है? डिस्कशन यहीं से शुरू हुआ था और हमने लिबर्टी ली आपके सीजनड और सीनियर होने की। मुझे बताइए कि इलेक्शन फिर आप टाइम पे ही देख रहे हैं, और या लगता है कि अभी भी कोई 19-20 का ख़तरा मौजूद है? बिल्कुल ख़तरा तो मौजूद है, और मुझे ये लगता है कि शायद 19-20 ज़रूर होगा इसमें।
और मुमकिन है कि हो जाए ऐसा 19-20, मगर हमारी दुआ ये है इलेक्शन वक्त पे हों। और इस वक्त जो प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर के मुताबिक तो उसको 8 फरवरी को हो जाने हैं, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। एतजाज़ साहब का एक जुमला बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में आप हतमी तौर पर सिर्फ माजी की बात कर सकते हैं, मुस्तकबिल के मुताबिक आप हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो मैं भी भाई मुस्तकबिल के मुताबिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये फिक्र रिपीट करें, बहुत प्यारा फिक्र। एतजाज़ क्या बात है यार, क्या बात है। साहब का ये जुमला अक्सर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हतमी तौर पर आप सिर्फ माजी के मुतालिक बात कर सकते हैं, मुस्तकबिल के मुतालिक नहीं। मुस्तकबिल में क्या हो, कल क्या हो, आप कुछ नहीं। हाँ, गुजरे हुए कल में क्या हुआ वो आप हतमी तौर पे बता सकते हैं कि कल क्या हुआ, मुस्तकबिल के मुतालिक नहीं। क्या हाल है आपके? आप क्यों फिर रहे हैं इधर? तो ये जो हमारे कागजात जमा वगैरह कराएं, कोई एलिगेशन लगाए उन्होंने, तो अब इसी को क्लियर कराने के लिए आए हुए हैं, देखें क्या कर रहे हैं। बहुत सीजन जर्नलिस्ट है मेरे साथ अशफाक साहब। अशफाक साहब क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। तो क्या आज देख रहे हैं आप, कहाँ तक पहुँचाया आपने? आपके वीलॉग्स बड़े धड़ल्ले के जा रहे हैं, वो हम देखते रहते हैं, और आप सीनियर भी हैं। बताइए फिर क्या नहीं था जी? कुछ नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ अपीलों में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है कि इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। अच्छा, तो इंतखाबी क्या कोई तहरीक इंसाफ का बल्ला बुल्ला सुना है, उसके बाद भी कोई तैयारी है, कोई इस तरह की बात? मेरे ख्याल से बल्ले से मुतल्लिक रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, काफ़ी उम्मीद। अच्छा, क्योंकि ना मिला तो फिर उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं जिन पर उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो उनके जो चेयरमैन साबिक हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो फिर बताएंगे। आपकी जो खूबसूरती है काम की, उसमें एक्यूरेसी बहुत है कोर्ट का काम करते हुए। इतनी एक्यूरेसी आप कैसे डेवलप की है? ये आप जो तालिब इल्म भी हैं या जो आपके जूनियर भी हैं, इवन आपके सीनियर भी, क्या इस पे आप बता सकते हैं कि इतनी एक्यूरेसी कैसे आप लेके आते हैं काम में? देखें, कोर्ट्स का काम दूसरी बीट से ज़्यादा मुख्तलिफ इस वजह से है कि ये टेक्निकली है और इसमें सारे लॉ को समझना होता है, और इसमें आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद केसेस को सुन रहे हैं, ख़ुद वक्त पर आ रहे हैं, ख़ुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक्यूरेसी आ जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन लेकर आगे दे रहे हैं तो वो फिर आप उस पर 100% सेकेंड हैंड नहीं, हाँ, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। वो फिर सम टाइम आपने देखा होगा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हो या सिंध हाई कोर्ट हो, खबरें गलत हो जाती। आपकी एक खबर थी, वो आपको अच्छे से याद होगी कि वो दूसरे दिन जाके वो फिर सारा रौला पड़ गया। वो याद करें ज़रा, भला शेयर करें वो याद। वो खबर ये थी कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो 2 जजेस थे, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल साहब। इन दोनों ने फ़ैसला महफूज किया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर किसी ने बता दिया कि ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ज़मानत मंजूर हुई तो आपने देखा था, आप भी इधर ही मौजूद थे, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी नून लीग ने कि शहबाज शरीफ की रिहाई हो गई थी। लेकिन मुझे फिर कंफर्म ये हुआ कि ज़मानत नहीं हुई, फैसला महफूज हुआ है। फैसला महफूज हुआ है। लेकिन एक उस दिन सारी दुनिया के जो चैनल हैं सारे चला दिया, सारे वो चला रहे थे कि ज़मानत मंजूर और शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया जाएगा, आपके अलावा। मैं ये कह रहा था कि फ़ैसला महफूज है। फिर रात गए, अगले रोज़ फिर मुझे ये कंफर्म हुआ कि फ़ैसला महफूज हुआ था, और उस दौरान ज़मानत, एक जज ने ज़मानत की बात की और दूसरे जज ने ज़मानत मुस्तरद की बात की थी, तो दोनों में इख्तलाफ हो गया, टाई हो गई। तो 2 दिन तक ये खबर मैंने फिर अखबार में दी, रोज़नामा दुनिया लीड लगी थी, लीड लगी थी, लेकिन तब भी कोई मानने को तैयार नहीं था। इवन नून लीग के जो वकला थे वो मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जी आपने ट्रेंड चला था बकायदा, हाँ जी, उन्होंने कहा जी ये गलत खबर दे दी आपने। मैंने कहा चलें आप देखेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जब दोनों जजेस ने रिटर्न फैसला जारी किया तो दोनों ने अपना अपना फैसला लिख कर भिजवा दिया चीफ जस्टिस को, जिसमें एक जज जो सरदार सरफराज डोगर थे उन्होंने ज़मानत मंजूरी का लिखा था, और दूसरे जज जो थे मुस्तरद की थी उसने। हाँ जी, आपकी खबर भी यही थी, मेरी खबर भी यही, और ये चौथे दिन जाके दुरुस्त साबित हुई। चौथे दिन जाके जब रिटर्न तब जब चीफ जस्टिस को चला गया लेटर, दोनों जजेस का, तब दोनों जजेस का लेटर चला गया, और फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की। हाँ जी, प्रेस रिलीज भी जारी की, और फिर गैर जानिबदार एक बेंच बना दिया, और फिर वो बेंच का जो अक्सरियत थी वो चली गई जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ, और यूँ फिर उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई। अशफाक साहब, कभी कोई खबर बाउंस भी हुई, ऐसी खबर जो आप बता सकें खुले दिल से कि हाँ भाई वो एरर हो गई थी, बाउंस हो गई थी? अच्छा, मैं उसे बाउंस नहीं कह सकता, उसमें ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी। एक बार ये हुआ था कि एक नवाज शरीफ नामी बंदे ने नॉमिनेशन जमा करवा दिए थे, आपको याद होगा। तो कहा गया, इलेक्शन कमीशन से बताया गया कि जी नवाज शरीफ की तरफ से नॉमिनेशन आ गए।
हमने भी क्योंकि कागजात नामजदगी पे लिखा था कि हमने भी ये कह दिया कि ठीक है जी नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवा दी है। बाद में जब ये पता चला कि ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है, ये एक नवाज शरीफ नामी बंदा है जिसने कसूर से नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाए थे, तो यूँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई थी। अलबत्ता ये मैं फिर वही वापस आता हूँ पहली वाली बात पे, अगर आप कोर्ट में मौजूद हैं, वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, केसेस खुद सुन रहे हैं, तो फिर तो आप 100% खेल सकते हैं। अगर आपने किसी से इन्फॉर्मेशन लेकर दी है तो आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, फिर आपको उसकी बात खुद कोर्ट से जाके कंफर्म करना होगा। तो मेरे ख्याल में कोर्ट के मैटर ऐसे हैं कि जहां पर आप 100% कंफर्म किए बगैर खबर दे नहीं सकते। अगर दे देंगे तो फिर गलत होगी, तो कोर्ट ने 1 मिनट से पहले आपको नोटिस कर देना है, और कोर्ट तो आपको पता लिहाज करती ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वीलॉग्स बड़े पॉपुलर हैं और बड़े रेगुलरली हम भी देखते हैं। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। फात शहबाज खान को हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।